अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल जब ये मैं कहानी आपको सुनाने लगा था, जिसका मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया था, तो उसमें मैंने आपसे कहा था एक माँ जो इस दुनिया से चली गई है, मेरी कहानी उनके लिए वो तकलीफ़ दे जो लम्हे होते थे बीमारी की वजह से, हार्ट का, शुगर, ब्लड प्रेशर, तो जब वो कहानी सुनती थी तो वो लम्हे उनके सुकून में आ जाते थे, बहुत अच्छा फील करती थी। तो मैंने उनके बेटे से भी कहा था कि अगर आपकी इजाज़त हो तो आपका वॉइस मैसेज मैं शो में चला दूंगा, तो उन्होंने इजाज़त दे दी है। तो मैं एक तो शुरू में उनका थोड़ा सा मैसेज, एक फीलिंग एक बेटे की माँ के लिए। लेकिन फिर मैं यहाँ सऊदी आ गया हूँ और आज मेरी अम्मी को थोड़ा मसला था हार्ट का, और ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता था, और उसके बाद उनका थोड़ा शुगर का भी मसला था। तो वो कहानी सुनती थी, वो कहानी में गुम हो जाती थी, उनकी तबीयत कम खराब रहती थी, मतलब वो कहानी में गुम हो जाती, टेंशन नहीं लेती थी, तो वो ठीक रहती थी। अभी मैं सऊदी आ गया हूँ, अम्मी को कहानी पीछे कोई नहीं सुनाता था, तो मेरी अम्मी को आज तीसरे दिन है वो दुनिया से चली गई है, वो दुनिया से चली गई है। मैं आगे उनकी तकलीफ़ दे एक बेटे की फीलिंग माँ के लिए। मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप भी और मैं भी हम उस माँ के दुख को महसूस करते हुए गमज़दा हो जाएं। इस कहानी इसको मैसेज को क्यों चलाया, इसलिए कि आज की कहानी मैं उसी माँ के नाम करने जा रहा हूँ जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आज वो इस दुनिया में होती तो उनके बेटे उनको ये मेरी कहानी सुना सकते। तो कहते हैं ये जो कहानी है उनके तकलीफ़ दे लम्हों को सुकून में बदल देती थी। तो तभी मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा कि मेरी ज़ात से अगर किसी को फ़ायदा हो सकता है तो मैं ज़रूर भरपूर कोशिश करूँगा कि उनके लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँ। तो ये कहानी मेरी उस माँ के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हो सकता है उसका हमज़ाद यहाँ मौजूद हो, वो इस कहानी को सुने, और हो सकता है आलम बरज़ख में कैसे बैठ के आज जब मैं ये लफ्ज़ उनके लिए अदा कर रहा हूँ और वो सुन रही हूँ, तो उनको खुशी पहुँचे कि ये बेटा भी जिसका नाम मज़हर मलिक है अपनी माँ को सलाम कहता है, पाँव पे हाथ रख के आदाब कहता है, ढेर सारा प्यार कहता है, और अपने अल्लाह ताला के हाँ हम सब मिलके दुआ करते हैं हमारी माँ को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माँ जी, ये कहानी आपके नाम। मैं जब ये कहानी सुनाता हूँ ना, जिस तरह ये मुझे कहानी किसने भेजी, ये लिखी हुई भी नहीं है जो मैं कहानी आज आपको सुना रहा हूँ, जिसका कल मैंने पार्ट 1 सुनाया, ये लिखी हुई भी नहीं है, और ये कहानी वॉइस मैसेज भी नहीं है, छपी हुई कहानी है। उन्होंने मुझे फरमाइश इस तरह की कि आपकी ज़ुबान से इसको सुनना है, महसूस करना है, इस कहानी के अंदर डूबना है। मुझे पता है कि आपको जो भी कहानियाँ भेजते हैं आप उनको सुना देते हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानी होती है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है इस कहानी को आपके लफ्ज़ों से सुनना और उस कहानी में खो जाना। पहले भी ये मुझे कहानी भेजी गई थी, मैंने इसको इग्नोर किया था, लेकिन फिर से कुछ ऐसी बातें कहेंगी मुझसे कि मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी कहानी को, आपकी ख्वाहिश पे, ये भी एक माँ ही है, आपकी ख्वाहिश पे इस कहानी को ज़रूर शामिल करने जा रहा हूँ। तो उन्हीं की ख्वाहिश पे मैंने कल पार्ट 1 सुनाया, आज वहीं से उसका पार्ट 2 शुरू करता हूँ। पार्ट 1 ख़त्म हुआ था, रणबीर अपनी शहला को बचाने के लिए जब उस पहाड़ की चोटी पे बनी हुई उस हवेली के अंदर गया था और आग लेकर वापस आया, और जब अपनी फैमिली तक उस घोड़े को दौड़ाते हुए वहाँ तक पहुँचा था, और कहानी सुनाते ही आग ने उसके वजूद को अपनी लपेट में ले लिया था और वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। ये था पार्ट 1। अभी इसी का पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूँ। वो वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, वो उस हवेली की असरात, उसका भूत, उसका आसेब जो भी था, एक और ज़िंदगी को निगल गया था, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी। और फिर एक कहानी का और मोड़ आता है कि जावेद साहब एक फर्म में जॉब करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके उस फर्म के अंदर अपना नाम बनाया था। उसकी ज़िंदगी की 2 चीज़ें ऐसी थी उनके साथ इतनी जुड़ी हुई जिनसे वो बेइंतहा प्यार करते थे। एक उनकी बीवी,
और दूसरी उनकी बेटी फिरदौस। जब शादी हुई तो अपनी बीवी के साथ इंतहाई मुखलिस, सिंसियर, इंतहाई प्यार करने वाले शौहर साबित हुए। बीवी की हर ख्वाहिश को पूरा किया। अपनी नौकरी, अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी पूरी तवज्जो वो अपनी बीवी पर देते। लेकिन अल्लाह को कोई और मंजूर था कि जब बीवी माँ बनी और एक बेटी को जन्म दिया तो बेटी को जन्म देते ही माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। जो पहले एक बीवी थी और अब माँ बनी थी और माँ बनते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। वहीं उस बेटी का नाम उन्होंने, जावेद साहब ने, फिरदौस रखा था। अब उनकी जिंदगी का महवर, उनकी जिंदगी की कुल कायनात उनकी बेटी फिरदौस थी। उन्होंने अपनी बेटी फिरदौस पे भरपूर तवज्जो दी, यहां तक कि जब वो बड़ी हुई, स्कूल जाना शुरू हो गई और स्कूल से होते होते जब वो कॉलेज तक पहुंची तो वहीं कॉलेज में ही उसका एक क्लास फेलो, जिसने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया और बेटी की निगाहों में छुपी उस पसंदीदगी को भी जावेद साहब ने महसूस करते हुए उसी के क्लास फेलो कामरान से उसकी मंगनी तय कर दी। उनकी बेटी कामरान को बहुत पसंद करती थी। ऐसा नहीं था कि वो बहुत बोल्ड थी, ऐसा नहीं था कि रिवायात को, तहजीब को, कल्चर को, उन सारी बातों को वो फॉलो नहीं करती थी, सब करती थी। लेकिन वालिद को जल्दी थी क्योंकि उन्होंने उसकी तालीम व तरबियत करते हुए रख रखाव, सलीका, अदब व एहतराम, शऊर, शर्म व हया, सब कुछ सिखाने की कोशिश की थी। और उसी शर्म व हया को सामने रखते ही बाप ने जब बेटी से पूछा था कि मैं चाहता हूं मेरी बेटी अपने लिए अगर लाइफ पार्टनर पसंद कर चुकी है तो ज़रूर मुझे बताए ताकि मैं अपनी बेटी की वहीं पे शादी करूं जहां वो खुश रह सके। और तब फिरदौस ने बताया था कि उसका क्लास फेलो कामरान एक बहुत अच्छा लड़का था, सुलझा हुआ, तमीज़दार, पढ़ा लिखा, एक बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। और यूं दोनों मंगनी के बंधन में बंध गए। फिरदौस जब जवान हो चुकी थी, कॉलेज के अपने उस क्लास फेलो से मंगनी के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी। इन्हीं दिनों उसके पेपर होने जा रहे थे और वो कॉलेज की कैंटीन में बैठी अपनी दोस्त शाजिया से बात कर रही थी। शाजिया उसको कह रही थी कि यार फिरदौस, तू तो खुश है, तुझे तो कोई मसला ही नहीं, तेरे लिए पढ़ना तो कोई मुश्किल ही नहीं, तू जो कुछ भी पढ़ती है तुझे याद हो जाता है। यार मसला तो हमारे जैसों के लिए कख भी नहीं समझ आता, जो कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, सुबह उठते हैं, सब भूल जाता है। क्या करें यार, कुछ समझ ही नहीं आती। पेपर सर पे थे, इम्तिहान होने वाले थे और दोनों सहेलियां वहीं बैठ के इम्तिहानों को लेके बैठ के डिस्कस कर रही थी। आज मौसम बाहर अबर आलूद था, बारिश किसी भी लम्हे हो सकती थी, जोर शोर की बारिश, क्योंकि बादल जिस तरह गरज रहे थे, जिस तरह बिजली चमक रही थी और बादलों ने पूरे आसमान को जिस तरह अपनी लपेट में ले लिया था, तो किसी भी लम्हे तेज बारिश हो सकती थी। तभी शाजिया ने पूछा, घर कैसे जाओगी? उसने कहा, यार पापा की कार ख़राब है, वर्कशॉप गई हुई है, मुझे तो आज बस पे ही जाना होगा। तो दोनों उठकर खड़ी हुई और एक दूसरे को खुदा हाफिज करके चल पड़ी। शाजिया चलती हुई बस स्टॉप की तरफ, जो बिल्कुल पास ही था उस कॉलेज के, लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप पे पहुंची तो उसको लगा कि आज जैसे पूरा कॉलेज और दूसरे लोग भी इस तरह उमड़ आए हैं कि सबको ही बस का इंतज़ार था। सब ने ही जैसे आज ही जाना था। 2 दिन से पापा की गाड़ी क्या ख़राब हुई थी, बस स्टॉप पे रश ही रश था। वो जैसे ही बस स्टॉप पे आके खड़ी हुई तो उसी लम्हे उसने देखा कि बादल किसी लम्हे भी तेज बरसने को तैयार हैं। ये दिन का टाइम था लेकिन हर तरफ शाम का सा समा फैल गया था। वो शाम का समा जब
सूरज छुपने जा रहा होता है और रात की तारीकी हर तरफ अंधेरा फैलाने को तैयार खड़ी होती है। ना फुल अंधेरा होता है, ना ही सूरज की रोशनी, हाँ हर तरफ मध्यम सी रोशनी हो जाती है। और आज दिन भी ऐसा मध्यम सा था। बादलों ने अपनी काली घटाटोप, बादलों ने पूरे आसमां को इस तरह लपेटा हुआ कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और एकदम से गड़गड़ाता बादल गरजता। उसने आसमान की तरफ देखा, अंदाजा हुआ कि कैसे घर जाऊंगी, रश इतना ज़्यादा है। और इसी लम्हे वो इन बातों को सोच ही रही थी कि सामने से बस आती दिखाई दी। जैसे ही बस आई तो उसकी जान में जान आई कि इससे पहले बारिश हो मैं बस में सवार हो जाऊं। लेकिन ये क्या, वो जितने भी लोग बस के इंतज़ार में खड़े थे इस अंदाज में बस की तरफ दौड़ पड़े जैसे ये आखिरी बस हो और उसके बाद पता नहीं बस कितनी देर बाद आएगी। उसके अंदर हिम्मत ना हुई, वो हिम्मत ना कर सकी कि इस तरह लोगों को लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को धक्के देते हुए बस पे चढ़ते हुए देख के वो वहीं अपनी जगह पे खड़ी रही। बहुत मुश्किल था इस अंदाज में बस पे सवार होना। और जब बस वहाँ से चली गई तो अब स्टॉप पे अकेली सिर्फ फिरदौस ही खड़ी थी। बस बाकी सवारियों को लेके जा चुकी थी। इस धक्कम पेल में वो बस पे सवार नहीं हो सकती थी। अब उसने फैसला किया कि एक ही हल है मेरे पास, मैं कामरान को फ़ोन करूं, अपने मंगेतर कामरान को, और वो मुझे घर छोड़ देगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और कामरान को कॉल करने लगी। लेकिन आज बारिश की वजह से, बादलों की वजह से, इस मौसम की ख़राबी की वजह से पता नहीं क्या था कि वो बार बार कॉल मिला रही थी लेकिन दूसरी तरफ आवाज़ ही नहीं जा रही थी। जैसे घंटी बजने की आवाज़ जाती है, इंसान समझ जाता है दूसरे को बेल जा रही है, ऐसी कोई घंटी नहीं जा रही थी। और वो झंझला सी गई कि क्या हुआ है, क्यों मेरी कॉल नहीं मिल रही। तभी उसको एक ऐसी बदबूदार, उसके इर्द गिर्द फैली हुई बदबू आई कि वो एकदम से अपने मोबाइल में जो बिल्कुल लगी हुई थी, एकदम से झटका उसने लिया और इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया कि एकदम से मेरे इर्द गिर्द से ऐसी बदबू कैसी आ रही है। ये ऐसी बदबू थी जैसे कोई गोश्त सड़ जाता है, पकाते हुए नहीं, कोई मुर्दा जानवर मर जाता है और उसका गोश्त गलना सड़ना शुरू हो जाता है और जिस तरह की बदबू आती है, ऐसे गोश्त उठते हुए फबके थे। ऐसी एक अजीब सी बदबू थी जो उसके इर्द गिर्द से आ रही थी। वो इसने इर्द गिर्द यूं घूम के देखा और हैरान सी हो गई कि ये बदबू कहां से आ गई है। वो ऐसी जगह पे नहीं खड़ी थी कि वहां पे कोई ऐसी मुर्दा जानवर पड़ा था या कुछ ऐसा गंद सा पड़ा था। वो तो एक साफ शफाफ जगह पे खड़ी थी और काफी देर से खड़ी थी, कोई स्मेल नहीं आई थी। तो एकदम ये स्मेल कहां से आई, वो भी सोच ही रही थी कि उसके कानों ने एक आवाज को सुना, क्योंकि वो डर गई थी। उसको महसूस हो गया था कि मेरे इर्द गिर्द से एक अजीबो गरीब सी, बहुत बुरी सी, सड़े हुए गोश्त की जो बदबू आ रही है, कहां से आ रही है। यकीनन डरना बनता था। तभी उसके कानों ने एक आवाज सुना, देवी हमसे डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मित्र। ये जुमला उसके कानों ने सुना था या उसका वहम था। अभी वो सोच ही रही थी कि उसके हाथ को बकायदा किसी ने थाम सा लिया और अभी उस आवाज, जो ऐसा लगता था जैसे किसी का गला फटा हुआ हो, बहुत ही खौफनाक सा गला हो, देवी हमसे डरो नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मित्र। एक अजीबो गरीब सा गला। वो उस गले से अभी डरी ही थी, उस गले को महसूस करके कपकपाई ही थी कि उसी लम्हे जब उसके हाथ को किसी ने थामा तो वो और इस अंदाज में लर्जी, ऐसा झटका लिया कि वहीं पे आंखें बंद हुई। और वो इतना खौफनाक मंजर था कि एक लड़की को किसी की आवाज़ सुनाई दे, अभी उस आवाज़ के जादू, उस आवाज़ के खौफ से निकली भी ना हो,
कि उसके हाथ को कोई अनदेखी ताकत जो उसकी आंखें देख नहीं पा रही उसके हाथ को थामेगी, तो वो कैसे हो सकता है वो लड़की वहां खड़ी रह सकती। वो गिरी और बेहोश हो गई। जब फिरदौस की आंखें खुली और आहिस्ता आहिस्ता जो बेहोशी से होश की तरफ आता है, आंखें खुलती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मंजर उसकी आंखों के सामने होता है। तो ये जो मंजर था ये कहीं और का नहीं, उसके अपने बेडरूम का मंजर था। और जब उसकी आंखें मुकम्मल देखने के काबिल हो गई तो तभी उसने सामने डॉक्टर को हाथ में इंजेक्शन भरे देखा, जो बिल्कुल तैयार था उसको इंजेक्शन लगाने के लिए। और साथ ही उसने गर्दन घुमाई तो उसके पापा जावेद साहब खड़े थे और दूसरी तरफ कामरान खड़ा था। तभी उसके कानों ने डॉक्टर साहब की आवाज़ सुनी, अब कैसा महसूस कर रही हो बेटी? उसने आंखों से डॉक्टर को देखा और हाथ में उसी इंजेक्शन को जो वो उसके बाजू की तरफ आ रहा था, वो बोली, थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ लेकिन बेहतर हूँ। तो डॉक्टर बोला, मेरा ये इंजेक्शन बेटा तुम्हारी कमज़ोरी को बिल्कुल ठीक कर देगा, परेशान मत हो। जब वो इंजेक्शन लगा चुका तो डॉक्टर जावेद साहब से मुखातिब हुआ, कोई बात नहीं, बाजू का इस तरह हो जाता है, कमज़ोरी से चक्कर आ जाता है, इंसान इस तरह गिर जाता है, परेशान ना हो, आप ये दवाइयाँ मैं लिख के दे रहा हूँ इसको दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब वहाँ से जैसे ही रुखसत हुए तो जावेद साहब उनको खुदाफिज करने के बाद फ़ौरन मुड़े और बेटी से मुखातिब हुए, क्या हुआ मेरी जान को? बेटा क्या हुआ था? वो बोली, पापा पता नहीं, बस एकदम से चक्कर सा आ गया था और मैं एकदम से गिर गई थी। पापा समझ सकते थे कि आजकल उसके दिमाग पे इम्तिहानों का प्रेशर था, पेपर्स होने वाले थे और इस इम्तिहान का जो प्रेशर वो ले रही थी, तो ऐसे में ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा होना आम सी बात थी। तो उन्होंने हौसला दिया, बेटा ख्याल रखा करो। और बाप जिस तरह नसीहत कर सकता है, बेटी को नसीहत की और वहाँ से चले गए। अब पीछे जो कामरान खड़ा था मुस्कुराते हुए फिरदौस की तरफ बढ़ा और बोला, हाँ जी, कैसी तबीयत है आपकी जनाब? तो एकदम से बोली, मुझे यहाँ कौन लेके आया है? मैं तो बस स्टॉप पे बेहोश हुई थी, यहाँ तक कैसे पहुंची? तो कामरान बोला, मैं तुम्हें ही मिलने के लिए कैंटीन पहुंचा था तो उसी वक्त शाजिया से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उससे तुम्हारा पूछा तो उसने बताया अभी अभी वो बस स्टॉप की तरफ गई है, वो इसको 10 से 15 मिनट ही हुई हैं। तो मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें ढूंढने के लिए बस स्टॉप की तरफ ही पहुंचा और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुंचा तो उसी लम्हे मैंने देखा कि कुछ लोग जमा हैं और तुम नीचे गिरी पड़ी हो। मैं भागते हुए गया, तुम्हें उठाया और घर ले आया। मुझे पता है तुम्हारे सर पे भी वही प्रेशर है जो पेपर्स का होता है, जो सबके दिमाग पे है, तो परेशान ना हो। बट एक काम करो, तुम कल मुझसे मिलो, तुम फ्रेश हो जाओगी। वो शोख लहजे में बोला तो वो बोली, क्या मतलब है तुम्हारा मैं फ्रेश हो जाऊंगी? मैं पेपरों की तैयारी करूं या तुमसे मिलूं? तो वो बोला रोमांटिक अंदाज में, तुम्हें पता है जब तक तुम्हारा दीदार ना हो हम तो पेपर देने के काबिल भी नहीं हैं। तभी तो तुम्हारा दीदार करने कैंटीन पे आए थे, वहाँ जाने मन को बेहोश पाया, चलो इसी बहाने दीदार तो हुआ। वो इस तरह की छेड़खानी और मोहब्बत भरी बातें कर रहा था। वो शौक ही था, ऐसी ही बातें करता था, हमेशा फिरदौस को हंसाने की, मुस्कुराने पे मजबूर कर देता था। तभी शौक लहजे में बोला, अब आपकी जान एक सूरत में ही छूट सकती है, कल आप हमसे मिलेंगी। वो बोली, कैसी बात कर रहे हो कामरान, पेपर होने वाले हैं और ऐसे हालात में मैं कैसे मिल सकती हूँ, बहुत मुश्किल है तुमसे मिलना। तो वो भी पीछे हटने वालों में से कहाँ था, बोला कुछ भी हो जाए मिलना तो आपको पड़ेगा। कल का अगर आप वादा करें तो फिर अभी आपकी जान छूटेगी, हम आपको सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए टाइम देंगे, नहीं तो हम भी यहीं सवार हैं और आपके सरहाने यहीं खड़े रहेंगे। वो हार मानते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, कल मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए मिलूंगी। और यूं कामरान भी उससे इजाज़त लेके रवाना हो गया। वो सोच रही थी, अब अकेली थी, क्या वो मेरा वहम था, क्या हुआ था मुझे? मैं कैंटीन से निकली थी और खड़ी थी और मैंने उस बदबू को महसूस किया था, हाँ आवाज़ भी तो आई थी। क्या वाकई मेरा वहम है? ये क्या हुआ था? वो काफ़ी देर सोचती रही, जब किसी भी रिजल्ट तक ना पहुंच सकी
तो उसने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया, उसको रेस्ट के लिए कहा गया था, तो आज बिस्तर पे ही ज़्यादा टाइम वो लेटी रही। और जब रात का खाना खा के वो दोबारा से अपने बिस्तर पर लेटी तो उसने आज रोशनी बंद नहीं की थी, वरना वो सोने से पहले नाइट वाला बल्ब जला देती थी और फुल कमरे की जो रोशनी होती थी उसको बंद कर देती थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों उसने कमरे के अंदर रोशनी रहने दी और आंखें बंद करके लेट गई। उसको सोए हुए कितनी देर हुई थी वो नहीं जानती थी कि एकदम से उसकी आवाज खुली उस शोर से जैसे प्रेशर कुकर जोर से सीटी बजाता है जब उसके अंदर खाना पकने के लिए तैयार होता है और वो शोर मचाना शुरू कर देता है। ऐसा ही एक अजीबो गरीब सा शोर था जो फैलता जा रहा था। वो चौंकी, ये शोर कहां से आ रहा है? कमरे के अंदर रोशनी थी क्योंकि वो रोशनी जला के सोई थी। एकदम से वो शोर ऐसे बढ़ता गया जैसे कानों को वो शोर फाड़ डालेगा, और फिर एकदम से ऐसे आवाज आई जैसे वो प्रेशर कुकर फट सा गया हो। एक जोरदार उसके फटने की आवाज आई और जैसे ही वो जोर से फटा उसके साथ ही कमरे के अंदर लाइट चली गई। क्या हुआ था? बाहर कोई ट्रांसफार्मर फटा था? क्या हुआ था? वो प्रेशर की आवाज कैसी थी कि उसके फटने से ही लाइट जा चुकी थी। अब वो अपने कमरे में अकेले थे। कमरे के अंदर खूब अंधेरा हो चुका था और जैसे ही लाइट चली गई तो वो दरवाजा जो उसका बंद था, वो रात को बंद करके सोई थी, वो दरवाजा भी हवा से खुल गया। ऐसा लगता था बाहर जैसे आंधी सी आ रही है, लेकिन वो आंधी कभी उसके दरवाजे पे असरअंदाज नहीं हुई थी। वो आंधी घर के बाहर अगर आती तो उसका बेडरूम का वो दरवाजा ऐसी जगह पे लगा था वो नहीं खुलता था, लेकिन अब था कि वो खुल रहा था और बंद रहा था। वो कानों से उस आवाज को क्लियर सुन सकती थी जो दरवाजे की थी। और उसी लम्हे उसके कानों ने एक आवाज को महसूस किया कि जिस बिस्तर पे वो लेटी है उसी बिस्तर पे उसके साथ कोई और भी लेटा है। ना सिर्फ लेटा है बल्कि उसकी सांसों की आवाज भी आ रही थी। वो ऊंची ऊंची सांस ले रहा था और उसके कान उस सांस को भी सुन रहे थे। और तभी वो दरवाजा जो अभी तक शोर पैदा कर रहा था खुल रहा था और बंद हो रहा था धड़म की आवाज से, जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। और वो दरवाजा जैसे ही बंद हुआ तो वो जो उन सांसों को अभी तक सुन पा रही थी, खूब अंधेरे में किसी वजूद को देख नहीं पा रही थी कि उसकी गर्दन उसी सिमत आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते मुड़ी जिस सिमत से वो सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। तो उसने एक वजूद को लेटे हुए तो नहीं देखा, लेकिन तकिए वाली जो जगह बनती है उस जगह पे बेड पे एक जैसे सर रखा होता है और उसके अंदर दो आंखें, ऐसी लाल सुर्ख आंखें जैसे जलता हुआ कोयला, लाल सुर्ख कोयला ऐसी जगहों पे थी जैसे आंखों की जगह पे दो गढ़े से हों। उन गढ़ों के अंदर जलता हुआ लाल सुर्ख कोयला, और वो लाल सी रोशनी इतनी थी कि उसी लाल सुर्ख रोशनी से वो एक काला स्याह सर भी नजर आ रहा था। जिस सांसों को सुनते हुए वो कांप रही थी, वहशत से उसका जिस्म, उसका पूरा वजूद कांप रहा था, दिल की धड़कन तेज थी। और उसी धड़कन के साथ, उसी कांपते वजूद के साथ जब उसने मुड़ के देखा था और वहां पे लाल सुर्ख उसको गढ़े, उसके अंदर लाल सुर्ख आंखें नजर आई, तो उसके मुंह से एक चीख निकली। और दूसरी तरफ उसके वाले साहब जो सो चुके थे लेकिन आज उनको भी नींद नहीं आ रही थी। बेटी बस स्टॉप पे गिर के बेहोश हुई थी। आज वो अपनी बीवी को याद कर रहे थे। बिस्तर पे लेटे हुई बहुत सारी यादों ने उनको भी घेर लिया था। नींद उनको भी नहीं आ रही थी। काश इसकी आज मां जिंदा होती।
मेरी जगह माँ इसको संभाल सकती, मैं एक बाप हूँ, कितना कर सकता हूँ बेटी के लिए जो माँ कर सकती है। ऐसी बहुत सारी बातें सोचते सोचते कितनी ही देर वो अपने बिस्तर पर लेटे रहे कि उन्होंने आंखें बंद की। क्या मुझे सो जाना चाहिए? अभी आंखें बंद की है, थोड़ी ही देर गुजरी थी, गहरी नींद नहीं आई थी, ऐसे झोंका सा ही आया था नींद का, एक जोरदार चीख सुनाई दी। जैसे ही उनके कानों में वो चीख आई तो उसी लम्हे समझ गए ये चीख किसी और की नहीं, उनकी बेटी फिरदौस की चीख थी। जैसे ही उन्होंने चीख को सुना, वो अपने बिस्तर से छलांग लगा के उठे और भागते हुए बेटी के कमरे तक पहुंचे। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए तो देखा बेटी बिल्कुल एक गठरी सी बनी, बिल्कुल ऐसे सिमटी हुई थी जैसे खौफ से कोई एक गठरी सी बन जाता है। गोल सी गठरी हुई सिमटी हुई बेड पे पड़ी थी। कमरे के अंदर रोशनी ऑन थी और वो एकदम भागते हुए बेटी के पास पहुंचे और बोले, क्या हुआ, क्या हुआ है? वो जो डरी सहमी सी खौफजदा सी हुई हुई थी, तो एकदम से बाप को देख के चौंकी और उसके चेहरे के उस खौफ को बाप ने महसूस कर लिया। फौरन बाप के मुंह से निकला, मेरी बेटी लगता है डर गई है, कोई बुरा सपना देख लिया है, कोई बुरा ख्वाब देख लिया है, घबराओ मत, मैं आ गया हूं। तो वो बोली, पापा प्लीज क्या आप मेरे कमरे में आज रात सो सकते हैं? क्या आप मेरे साथ रह सकते हैं? मुझे डर लग रहा है। बाप था जो आज यही बातें सोचते हुए सोया था, काश इसकी मां जिंदा होती। तभी उसने कहा, हां ठीक है बेटा, तुम लेटो, तुम्हें नींद की जरूरत है, डॉक्टर भी कह के गए हैं, मैं तुम्हारे साथ ही बैठता हूं। उन्होंने कुर्सी डाली और वहीं पे बैठ गए। अब बाप एक कमरे में मौजूद था, बेटी के लिए इतना भी बहुत होता है। बाप को वहां मौजूदगी के एहसास ने बेटी को सोने पे मजबूर कर दिया। वो थक चुकी थी, वाकई कमजोरी महसूस कर रही थी, आखिर वो सो ही गई और बाप वहीं पे मौजूद रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुल गई, देखा बाप वहीं पे जाग रहा है, किताब बैठा पढ़ रहा है। और फिर बेटी को नींद ही ना आई, वो भी जागती रही यहां तक कि सुबह हो गई। बाप तैयार हुआ, ऑफिस को चला गया और बेटी भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। उसके सर में दर्द सा हो रहा था, उसको सही तरीके नींद नहीं आई थी, वो उलझी हुई सी थी। वो अपनी क्लास में पहुंच गई क्योंकि उस क्लास को वो कभी भी मिस नहीं करना चाहती थी। ये उस प्रोफेसर की क्लास थी जो उसके सबसे फेवरेट प्रोफेसर थे, जिनकी क्लास को अटेंड करते हुए उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और आज उन्हीं का ही लेक्चर था, इसलिए, वरना आज छुट्टी कर लेती, इम्तिहान सर पे थे, इसलिए वो क्लास में पहुंच गई। शाजिया के साथ वो हमेशा बैठती थी, वो जाकर शाजिया के साथ बैठ गई। सामने खड़े प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे और वो भी सुनते सुनते इस तरह लेक्चर में खो गई कि उसको ऐसा महसूस हुआ उसका सर फिर से चकरा रहा है। अब शदीद ही चक्कर आ रहे हैं। सर में दर्द तो पहले से था, लेकिन अब जब उसको शदीद से चक्कर आ रहे थे तो उसने अपना सर आहिस्ता 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 टेबल के ऊपर इस तरह रख दिया, जैसे कोई अपने बाजू पे सर रख देता है। टेबल पे उसने अपना बाजू रखा और उस पे सर रख दिया। सर रखने की देर थी, ऐसा लगा जैसे उसको एक झोंका सा आया है, नींद का सा झोंका, और वो सो सी गई है। और जैसे ही उसकी दोबारा आंख खुली है, वो अपनी सीट से उठी है कि ये क्या हुआ, मैं सो क्यों गई थी, कि उसी की निगाह पड़ी कि क्लास के अंदर वो अकेली बैठी है, पूरी क्लास जा चुकी है। तो क्या वो इतनी देर सोती रही है कि उसको एहसास तक ना हो सका कब क्लास खत्म हुई, कब स्टूडेंट सारे बाहर चले गए और वो अकेली वहां पे लेटी रही। वो जल्दी से एकदम से हड़बड़ा के उठ खड़ी हुई कि मुझे अब चलना चाहिए, क्लास खत्म हो चुकी है। और वो उस टेबल से उठ के जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकली तो ये देख के हैरान रह गई कि पूरी क्लास बाहर बैठी थी। आज लेक्चर बाहर हो रहा था। इसका मतलब है वो तमाम स्टूडेंट जो अंदर मौजूद थे, अब वो बाहर क्लास का लेक्चर ले रहे थे और वो अकेली अंदर थी। और उसने जब देखा कि पूरी क्लास सामने बैठी है और उसकी तरफ कमर है सबकी,
वो आहिस्ता से चलती हुई बिल्कुल लास्ट में जो लड़की बैठी थी उसके पास पहुंची और उसके कंधे पे हाथ रख के आहिस्ता से उसके कान में बोली, क्या हुआ, आज क्लास बाहर क्यों हो रही है? और तभी उस लड़की ने अपनी गर्दन को उसकी तरफ मोड़ा और उसने जैसे ही लड़की की तरफ देखा, वो लड़की का चेहरा जगह जगह से गोश्त निकला हुआ था, ऐसे जैसे कोई छुरियों के वार करके गोश्त को काट डाले और कटे हुए हिस्से लटक रहे हों। उसका पूरा गोश्त चेहरे का लटक रहा था। उसकी आंखों की जगह पे गड्ढे थे, आंखों में कुछ भी नहीं था। और वो हैरान इस बात पे हुई कि उस लड़की ने जैसे ही गर्दन मोड़ी, जिसके चेहरे पे गोश्त जो छुरियों के वार से काटा गया था लटक रहा था, जिसके अंदर से खून टपक रहा था मुसलसल, उसने उसी वक्त अपना मुंह खोला। और उसने जैसे ही मुंह खोला, मुंह खोलते ही उसके मुंह से जुबान की जगह पे एक इंतहाई पतला सा सांप, और ऐसा सांप जिसकी जुबान सांप की तरह थी। वो सांप ही था लेकिन वो बहुत बड़ी जुबान निकाल रहा था सांप की तरह, और उसके मुंह से सांप सा निकला जुबान की जगह पे, और वो जुबान निकाल रहा था। और इसी तरह उसने देखा बाकी स्टूडेंट की तरफ भी कि वो सारे के सारे भी उसी की तरफ मुड़ के देख रहे थे, और उनके सबके चेहरे इसी लड़की की तरह थे। जगह जगह से खून निकला हुआ था, जगह जगह से लोथड़े खून के टपक रहे थे, लटक रहे थे, और उसमें से खून बह रहा था। और सब ने अपने मुंह खोले हुए थे, उनके मुंह के अंदर से सांप की तरह सांप निकले हुए थे। किसी के मुंह से एक, किसी के मुंह से दो, किसी के मुंह से तीन चार मुख्तलिफ सांप निकल रहे थे, और उनकी जुबानें बाहर आ रही थी और उनके मुंह से खून टपक रहा था। वो सब उसी को देख रहे थे। क्या मंजर था वो नहीं जानती थी, लेकिन एक बहुत ही भयानक मंजर था। क्लास के स्टूडेंट सारे इस अंदाज में बदल चुके थे कि उनके चेहरे कोई भी देखता तो बेहोश हो जाता, लेकिन वो दुबली पतली सी लड़की वहीं अपनी जगह पे खड़ी रही, वहशत से उसको देखती रही, और उसके दिमाग के कोने में आवाज आई, फिरदौस भागो यहां से। और उसी लम्हे वो मुड़ी भागने के लिए। वो चंद कदम ही भागी थी, चंद कदम ही दूर गई थी कि एकदम से जमीन पे गिरी और उसकी आंखें बंद हो गईं। वो जैसे ही जमीन पे गिरी उसकी आंखें बंद हुई तो उसी लम्हे उसकी आंखें दोबारा खुल गईं, लेकिन अब मंजर बदल चुका था। फिरदौस अपनी क्लास पे नहीं, एक और जगह पहुंच चुकी थी। एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां उसके हाथ जंजीरों में जकड़े हुए थे। उसका जिस्म इसलिए दुख रहा था कि उसका जिस्म पे ऊपर मौजूद लिबास जगह जगह से फट चुका था। वो तकरीबन आधी बरहना हो रही थी और वो जकड़ी हुई थी, और जिस कमरे में मौजूद थी ये एक बहुत बड़ा कमरा था। इतना बड़ा कमरा जैसे बादशाहों के बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं। तभी उसी वक्त उसकी निगाह सामने वाले दरवाजे पे पड़ी। वो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, ऐसे जैसे किसी किले का दरवाज़ा होता हो, किसी बादशाह के रूम का बहुत बड़ा दरवाज़ा होता हो। उस दौर के बने हुए जिस तरह दरवाजे होते थे, वो बड़ा सा दरवाज़ा, दो पट जिसके थे वो खुलना शुरू हो गया, और वो जंजीरों में जकड़ी दुबली सी लड़की देख रही है। सामने दरवाज़ा क्या खुलता गया कि सामने से एक शाही लिबास पहने, सर पे ताज सजाए, जर्क बर्क लिबास जो एक बादशाहों का लिबास होता था, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं, मोटे भदे से उसके होंठ थे, और चेहरे पे दाएं गाल पे जख्म का निशान था, जैसे कटा हुआ वो हिस्सा। और वो शाही लिबास पहने, अपने बाजू पे एक शाल सी डाले, इस अंदाज में वो चलता हुआ दाखिल हुआ जैसे वो कोई बादशाह हो। हाँ, उसका लिबास बताता था, उसके जूते जो उसने पहन रखे थे वो बताते थे कि वो शाही लिबास और शाही जूतों में मलबूस एक बादशाह है जो चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और तभी उससे बोला, फिर क्या सोचा है तुमने? और वो जो जकड़ी हुई थी, लिबास फटा हुआ था,
उसको अपने गले से एक अजीब सी आवाज़ महसूस हुई। वो आवाज़ फिरदौस की आवाज़ नहीं थी, एक और सी आवाज़ थी, करजदार सी आवाज़। फिरदौस उस करजदार आवाज़ में बोली, मान सिंह, जूलिया मुकद्दस है और तो मुकद्दस जूलिया का वजूद को हाथ भी नहीं लगा सकते। जूलिया मर तो सकती है लेकिन अपना वजूद तुम्हारे हवाले नहीं करेगी। मरना कबूल कर लेगी लेकिन तुम उसके जीते जी इस वजूद को हासिल नहीं कर सकोगे। तो आगे खड़ा शख्स बोला, हमारा नाम भी मान सिंह है, हमने कभी हार नहीं मानी, हम इस वजूद को हासिल करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में इस वजूद को हासिल करना है और तुम्हें मानना ही पड़ेगा। कब तक इनकार करोगी? तो वो बोली, मान सिंह, जब तक मेरी सांस में सांस है मैं इनकार करती रहूंगी। तुम इस मुकद्दस जूलिया के वजूद को हासिल नहीं कर सकोगे। तो उस सामने खड़े हुए मान सिंह ने एक बड़ा सा कहका लगाया और कहका लगा के जब वो खामोश हुआ तो उसके चेहरे से और खबासत टपक रही थी। उस खबीस निगाहों से वो बोला, भूख और प्यास इंसान को हार मानने पे मजबूर कर देती है और यही भूख प्यास तुम्हें भी हार मानने पे मजबूर कर देगी। देखते हैं कब तक तुम इसी तरह डटी रहती हो। और कह के लगाता हुआ मुड़ा और जिस अंदाज में दरवाजे से दाखिल हुआ था उसी अंदाज में दरवाजे से बाहर चला गया। और तभी उसको महसूस हुआ जैसे उसके पांव के पास कोई चीज है। एक अजीब सी चिरचिर चिरचिर की आवाज आ रही थी। वो जो बंधी हुई लड़की खड़ी थी उसने देखा, जिसके पांव भी जंजीरों से बंधे हुए थे, उसी लम्हे उसने देखा एक इतना बड़ा चूहा जिसका साइज तकरीबन एक बिल्ली के बराबर था। इतना बड़ा एक चूहा इधर उधर ढूंढता हुआ उसकी तरफ बैठा देख रहा था और वो समझ गई थी वो चूहा उसके वजूद पे चढ़ने के लिए, उसको खाने के लिए, काटने के लिए तैयार था। और तभी उसने देखा वो चूहा तेजी से उसकी शलवार के ऊपर चढ़ा और जैसे ही उसकी शलवार के ऊपर चढ़ा तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। जैसे उसने चीख मारी तो उसी लम्हे उसकी आंखों ने देखा कि तमाम स्टूडेंट उसी क्लास में जहां पे वो बैठी थी मुड़ के उसकी तरफ देख रहे हैं। यहां तक के पास बैठी शाजिया ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, फिरदौस क्या हुआ है, तुमने चीख क्यों मारी है? तो तब उसको याद सा आया कि वो अभी भी क्लास के अंदर बैठी है और क्लास का मंजर वही प्रोफेसर जो उसके फेवरेट प्रोफेसर थे खड़े पढ़ा रहे थे और उसी दौरान उसने क्लास में चीख मारी थी जिसकी वजह से प्रोफेसर भी और तमाम लड़के भी अभी उसको घूर के देख रहे थे कि क्या हुआ है इसको और इसने चीख क्यों मारी है। और तभी उसकी निगाह उस सामने ब्लैक बोर्ड पे पड़ी जहां पे लिखा था, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और ये खून से लिखा गया था, इस अंदाज में था जैसे अभी अभी ताज़ा किसी ने इस ब्लैक बोर्ड पे खून से लिखा हो और खून नीचे टपक रहा था। यही लिखा था, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और उसने जैसे ही पढ़ा उसी लम्हे उसको चक्कर सा आया और वो उसी अंदाज में दोबारा गिरी और बेहोश हो गई। पास बैठी शाजिया ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उसके वालिद को फोन करना शुरू कर दिया। अब जब 2 घंटे बाद उसको होश आया तो सामने फिर वही मंजर था। वो अपने घर के बिस्तर पर लेटी थी और डॉक्टर अंकल, उसके वालिद और कामरान सामने मौजूद थे और डॉक्टर की आवाज़ उसके कानों में आई, बेटी होश में तो आ गई है लेकिन मुझे लगता है मुसलसल उसके दिमाग पे किसी इस तरह की चीज़ ने असर किया है कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप फिरदौस को किसी नफ्सियाती मुआलिज के पास लेके जाइए। मैं आपको डॉक्टर का नाम वगैरह लिख देता हूं, आप उनके पास चले जाइए। वो बहुत अच्छे मुआलिज हैं, अच्छी तरीके से उसके दिमाग का मुआयना करेंगे। ये किसी ऐसे खौफ, किसी ऐसी चीज़ के ज़ेरे असर इसका दिमाग आ गया है जिसकी वजह से मुसलसल इसकी ऐसी कैफियत हो रही है। उन्हें डॉक्टर वगैरह का नाम लिखा और
सॉरी, एक मैं गलती कर गया। जब वो होश में आई तो उस वक्त उसके वालिद और डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे, कामरान नहीं। उन्होंने उसको लिख के दिया, उसके वालिद को, कि ये मैं आपको लिख के दे के जा रहा हूँ, आप ये वालिद से रब्ता कीजिए और टाइम लेके इसको ज़रूर दिखाइए कि ये जो कुछ भी हो रहा है फिरदौस के साथ, ये दिमाग की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा आइए डॉक्टर साहब, मैं तो छोड़ के आऊँ। वो जैसे जाने लगे, बेटी से मुखातिब हुए, फिरदौस बेटा, मैं अभी वापस आ रहा हूँ, कामरान को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो आता ही होगा, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूँ। और उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख के दी हैं जो कह रहे हैं फौरी तौर पे तुम्हें अभी देनी हैं, तो मैं ये दवाइयाँ भी लेके आता हूँ, डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूँ, कामरान आने ही वाला होगा। मैंने उसे फ़ोन कर दिया है। वो बिस्तर पर लेट गई और अब वो सोच रही थी कि ये पे दर पे ये उसके साथ क्या हो रहा है, ज़िंदगी उसको किस डगर पे लेके आ गई है। वो तो पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही थी, एक के बाद एक वाकया। कभी वो बस स्टॉप पे खड़ी होती है, कोई उसका हाथ पकड़ता है, बदबू सी आती है और उसको कहता है तुम देवी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, हम तो देवी, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मित्र हैं। फिर वो अपने बिस्तर पे से किसी को सोता हुआ पाती है और फिर उसको लगता है वो क्लासरूम में है, वहाँ से भागती है, क्लास अजीब से अंदाज में बैठी है, चेहरे अजीब से हैं, मुंह से सांप निकल रहे हैं, और वहाँ से भागती है तो वो एक जूलिया बन चुकी है, मुकद्दस जूलिया, लिबास जगह जगह से फटा हुआ और एक शाही लिबास पहने हुए है। वो जो फटा हुआ सा लिबास पहना था, उसका अपना लिबास नहीं था, एक शाही लिबास था जो फट चुका था। और मान सिंह सामने खड़ा था। कौन था वो मान सिंह? उसने मूवीज वगैरह देखी थी, उस तरह के बादशाहों को लिबास पहने हुए देखा था, वैसा ही बादशाह का लिबास था। वो भी तो किसी इस तरह की शहजादी का सा लिबास पहने हुए थी जो हर जगह से फटा हुआ था। ये क्या है? ये हो क्या रहा है? वो इन्हीं बातों को सोच रही थी जो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां फंस गई है, किस भंवर में फंस गई है, उसके साथ हो क्या रहा है। तभी बाहर किसी के आने की आवाज आई। अभी वो सोच ही रही थी, उसको अंदाजा था कि कामरान आया होगा, और उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और ऐसे अंदाज जो कामरान का था, उसी अंदाज में वो खांसता हुआ अंदर दाखिल हुआ, जैसे वो मुखातिब कर रहा हो कि हम आ चुके। वही शौक लहजा, वही मज़ाहिया सा हंसाने वाला अंदाज जब भी वो मिलता, फिरदौस को हंसाने की, मुस्कुराने पर मजबूर करने की कोशिश करता था। अभी वो दाखिल हुआ और बोला, हम तो मजबूर होके चले आए हैं, पूछने दीदार भी नहीं हुआ था, चलें इस बहाने दीदार भी कर लेंगे, लेकिन लगता है आपको तो अब मुसलसल लेटना ही पसंद आ गया है। तो कब तक हजूर लेटे रहेंगे ऐसे बिस्तर पे? अब तो लगता है आपको मिलने के लिए अब यहीं हर वक्त घर ही आना पड़ेगा। ख्वाहिश यही थी बाहर कहीं आपसे मिल लेते, लेकिन क्या करें, अब आपका ठिकाना तो बिस्तर ही ठहरा। और वो बोली, कैसे हो कामरान? बोला, वैसा जैसा हमेशा नजर आता हूं। ये बताइए आप कैसी हैं? ये क्या हुआ भाई? फिर से क्या हो गया और क्यों हो गया? कोई और तो पसंद नहीं आ गया? हमारे अलावा किसी और को तो नहीं देख लिया आपने? हो सकता है कोई और भाग गया हो। तो बोली, कैसी बकवास कर रहे हो, छोड़ो। अच्छा चलें, सब छोड़ दिया, उठिए, हमें गले तो लगाइए। वो एकदम से शर्मा सी गई। क्या मतलब? अरे हम आपके होने वाले पति हैं, हमारा हक है, हमें गले लगाइए। तो वो बोली, क्यों? अभी निकाह नहीं हुआ, अभी सिर्फ मंगनी हुई है। तो उसने कहा, हम आपके ही तो हैं, आपके अलावा कभी किसी को देखा तक भी नहीं, ना कभी जिंदगी में देखेंगे, तो आप क्यों हमें अपने आप से दूर कर रही हैं? वो उसी अंदाज में उससे बातें कर रहा था और वो इनकार करती जा रही थी। वो आगे बढ़ा और बोला, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमें गले लगा लीजिए, हम तड़प रहे हैं आपके वजूद को गले लगाने के लिए। आखिरकार हम आपके पति देव हैं। नो नो नो, पीछे हटो। और वो फिर उसी अंदाज में आगे बढ़ा, अपनी उस मोहब्बत को गले लगाने के लिए उसने गले आखिर लगा ही दिया। वो थी तो एक शर्मीली, शर्म हया की पैकर लड़की, लेकिन जानती थी कि वही उसका शौहर है, वो भी किसी और को नहीं देखती थी, और जानती थी कामरान भी उसके अलावा किसी और को नहीं देखता। तो जब उसने उसको बिल्कुल करीब आके ऐसे गले लगाया तो वो भी तैयार सी हो गई।
जानती थी वो भी काफ़ी दिनों से परेशान है, उसके इस तरह के वाक़यात होते देखकर वो भी डिस्टर्ब हुआ है, तो अपने जहनी सुकून के लिए उसको गले लगाना चाहता है। और जब उसने उसको गले लगाया तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसको कराहत सी महसूस हुई। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि कामरान को गले लगाते हुए भी उसको कराहत सी महसूस हुई, जैसे एक अजीब सी कराहत आ रही है, अजीब सी बदबू सी आ रही है। उसके दिमाग में आया कहीं वो ताकत जो भी है उसको अपने होने वाले पति से दूर करने के लिए ऐसा तो नहीं कर रही कि उसके दिमाग में उसकी सूंघने की हिस्स में ऐसी वही बदबू डाल रही है कि वो कामरान से भी दूर हो। तो उसने डर के कामरान को गले लगा लिया, और जैसे कामरान को गले लगाया तो उसके जिस्म को एक राहत सी मिली, उसके दिमाग को एक खुशी सी हुई। और तभी कामरान ने उसके बालों में ऐसे हाथ सा फेरा और अपने होंठ इस अंदाज में उसके होंठों के सामने कर दिए जैसे वो उसके होंठों को चूमना चाहता हो। उसके ऊपर भी दीवानगी सी तारी होगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कह रही हो तुम्हारे हवाले किया, और तभी उसने उसके होंठों पे, होंठ अभी रखे ही थे कि उसी लम्हे उसने उसको बिस्तर पर लिटा दिया। वो एक लड़की थी, पै दर पे इन हमलों से, पै दर पे इस वाक़यात से उलझ सी गई थी। उसका दिमाग भी अजीब सा हो गया था, और अब अपने महबूब की बाहों में आते जैसे उसको सुकून सा आ गया था। काश माँ होती तो माँ से बहुत कुछ कह सकती थी, बाप से तो इस तरह गले भी नहीं लग सकती थी। तो इसलिए जब उसने महबूब ने उसको बाहों में लिया तो उसकी बाहों में चली सी गई, और वो जान गई थी कि वो अनदेखी हस्ती, वो अनदेखी मखलूक जो उसको नुकसान पहुंचाना चाह रही थी, वो अपने महबूब से दूर करने के लिए उसके अंदर कराहत, बदबू पैदा कर रही थी। लेकिन वो अब आंखें बंद किए हुई थी, और उसने उसको, उसके वजूद को जैसे ही बिस्तर पर प्यार से उसने कामरान ने लिटाया और उसके साथ जैसे ही वो लेटने लगा तो उसी लम्हे बाहर से बेल बज गई। जैसे ही बेल बजी वो एकदम से झटका मार के उठ गई, क्योंकि जानती थी बाहर पापा वापस आ गए। बोली कामरान, कामरान पीछे हटो, पीछे हटो, पापा आ गए हैं। क्योंकि उसके दिमाग में ये बात थी कि पापा किसी भी वक्त आ सकते हैं। और जब वो उसको गले लगाना चाह रहा था तो उस वक्त भी कह रही थी पापा आ जाएंगे, क्या कर रहे हो, ना करो ना, पापा आ जाएंगे। लेकिन उसने गले उसको लगा लिया था। लेकिन पापा के आते ही जल्दी से उसने अपना दुपट्टा उठाया, दुपट्टा ठीक किया, और ये पीछे देखे बगैर के कामरान गुस्से हो रहा था कि किस मौके पे पापा भी आ गए। अगर पापा ना आते तो कम से कम वो आज अपनी मोहब्बत से प्यार कर लेता, उसके वजूद को हासिल कर लेता। लेकिन वो बगैर कुछ देखे भागती हुई पापा के इंतज़ार में बाहर गई कि पापा को ये महसूस ना हो कि दरवाज़ा खोलने में देर क्यों हुई, क्योंकि वो शर्म व हया की पैकर थी। और भागते ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। सामने दरवाजे पे पापा नहीं, कामरान खड़ा था। और उसने जैसे ही कामरान को देखा उसकी आंखें ऐसे खुलती गईं कि वो एकदम से परेशान हो गई कि अगर ये कामरान खड़ा है तो वो अंदर कौन था। उसके वजूद से उसको कराहत भी आई थी, एक अजीब सी गंदी बदबू सी भी आई थी। और तभी कामरान ने उसको देखते हुए, क्या हुआ, तुम इतनी डर क्यों गई हो। और उसका दिमाग घूमना शुरू हो गया था, अगर ये कामरान है तो वो अंदर कौन है, और अगर अंदर वाला कामरान है तो ये कौन है, कौन सा कामरान असली है। और उसी लम्हे उसके दिमाग में एक जोर सा चक्कर आया और वो कामरान की बाहों में गिर सी गई, और उसी लम्हे बेहोश हो गई। कामरान ने उसको देखा और समझ गया कि उसने उसको देखा है। उसको देखते उसकी आंखें ऐसे फटी रह गई हैं और अजीब सी उसकी आंखें थी, और उसके बाद वो एकदम से गिरी है और बेहोश हो गई है। उसने उसको उठाया और उठा के अंदर ला के उसके बिस्तर पर रख दिया, लिटा दिया। क्योंकि जब वो कामरान को बाहर खड़ी सोच रही थी, एक जुमला उसके दिमाग में ऐसा आया था जिससे वो चौंक गई थी। कामरान कभी ऐसी हरकत नहीं करता था। तभी तो वो बेहोश हुई थी। उसको अंदाज़ा हो गया था वो जो अंदर है वो कामरान नहीं है, क्योंकि कामरान मजाक भी करता था, कामरान हंसाने की कोशिश भी करता था। लेकिन कामरान ऐसा नहीं था कि वो उसको कहती है अभी हमारा निकाह नहीं हुआ, अभी सिर्फ मंगनी हुआ है। लेकिन फिर भी वो उसको गले लगाने की हद तक तो शायद वो कभी ऐसा कर जाता। लेकिन जिस तरह उसने उसके होंठों को चूमने की कोशिश की थी और जैसे उसको लिटा के ऐसे ताल्लुक़ को बनाने की कोशिश की थी जो ताल्लुक़ मियाँ बीवी के बीच में होता है, कामरान ऐसा नहीं हो सकता था कि वो उसको अभी से, जब उसको कह भी रही थी कि हमारा निकाह नहीं हुआ, कामरान ऐसा नहीं कर सकता था। और वो भी ऐसी हालत में जब वो ऐसे हादसात से गुजर रही थी। तो
तो वो यकीनन कामरान नहीं था। और तभी उसको जब ये बात जहन में आई कि जो अंदर करने लगा था मेरे साथ वो कामरान नहीं था, तभी उसको चक्कर आया और कामरान के बाजू में गिरी और बेहोश हो गई। कहानी की ड्यूरेशन 50 मिनट हो चुकी है। कहानी को यहीं, क्योंकि एक लंबी कहानी है और मैं चाहता हूँ इसका मज़ा बरकरार रहे, कल फिर इसका पार्ट 3 आपको मैं सुनाऊंगा। ये जो कहानी जब मुझे भेजी गई तो उन्होंने यही कहा, लंबी कहानी है, लेकिन आप जिन लफ्ज़ों में इस कहानी को सुनाएंगे तो यकीनन हमें सुनते हुए लगेगा कि हम उस जगह पे मौजूद हैं। कहानी को पढ़ते हैं उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन आपके लफ्ज़ों से जिस तरह सुनते हैं तो आंखें बंद करके हेडफोन लगा के तो हम उस जगह पे मौजूद होते हैं। तो ख्वाहिश ये है, ये आप कहानी को ज़रूर सुनाइए। तो उनकी ख्वाहिश पे एक माँ ही है, वो भी मेरे लिए, क्योंकि पहले उन्होंने मुझे भेजी, मैंने इस कहानी को रिजेक्ट किया, लेकिन जब बाद में उन्होंने भेजी और वॉइस मैसेज भेजी और एक माँ ने जिस तरह मुझसे बात की तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके लिए ज़रूर सुनाऊंगा। माँओं की मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं 6 साल का था जब मेरी माँ की डेथ हो गई थी, अल्लाह को प्यारी हो गई थी, तो इसलिए मैं सब माँओं से बहुत प्यार करता हूँ। तो आज की ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये उसी माँ के नाम जिनका मैसेज उनके बेटे का सुबह मैंने स्टार्ट में आपको मैंने सुनाया कि वो कहानी सुनती थी तो जितनी भी बीमारियां थी उनसे कुछ लम्हों के लिए उनको सुकून पहुंचता था। तो ऐसी माएँ बहनें और जितनी भी कहानी सुनने वाले हैं, मेरे मिलने वाले, मेरे दोस्त अहबाब जो भी हैं, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा दुआएं, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ किया करें। ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। और एंड में, शुरू में मैंने मैसेज देना था जो मैं भूल गया हूँ, एंड में फिर से आपको मैसेज दूंगा। एक इशू ये आ रहा है मुझे कि मैं हमेशा असूलों पे चलने वाला बंदा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी कहानियाँ भेजी हुई हैं, वो वॉइस मैसेज है, और हुआ ये था वो वॉइस मैसेज मैंने डाउनलोड कर लिए थे तो वो प्ले हो जाते थे। व्हाट्सअप पे ये होता है जब आप उनको डाउनलोड कर लेना तो प्ले हो जाते हैं वहाँ पे, तो वो प्ले होते थे। मैंने उनको क्या करता हूँ, नंबर दे के स्टोरी नंबर जिस तरह चल रहा है 451 452 इस तरह महफूज कर लेता था। सिर्फ इतना लिखता था हॉरर स्टोरी, आगे 451, हॉरर स्टोरी 452। तो अब उनके नंबर आ चुके हैं उन कहानियों के, और मैं चाहता हूँ उनको प्रोग्राम में शामिल करूँ। उन्होंने बहुत अरसा इंतज़ार किया है कि हमारी कहानी हॉरर स्टोरी में शामिल होगी। अब उनका नंबर आ चुका है, लेकिन मसला ये है कि मेरे मोबाइल का एक इशू आया था जिसकी वजह से पुराना मोबाइल काम नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने ये स्पेशल मोबाइल लिया उसके लिए। अब वो बहुत सारी इस तरह की टेक्निकल इशू है, जब इसके अंदर डाटा मैंने ट्रांसफ़र किया, ये वो किया, अब मैं उनको डाउनलोड कर रहा हूँ तो वो डाउनलोड नहीं हो रहे, लिखा हुआ आ जाता है डाउनलोड फेल्ड। तो उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप अपनी कहानी को, उस वॉइस मैसेज को मुझे दोबारा से सेंड कर दें, ताकि आपका नंबर आ चुका है और मैं आपकी कहानी को शामिल करूं, क्योंकि आगे मैं चल पड़ा तो आपकी कहानी मिस हो जाएगी और फिर मुझे दुख होगा कि मैंने असूलों को तोड़ा। अब आपका नंबर है, आपकी ही कहानी को प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे अपनी कहानी का वो वॉइस मैसेज, लिखी हुई कहानी तो महफूज है मेरे पास, जो वॉइस मैसेज थे वो ओपन नहीं हो रहे, आप मुझे दोबारा से सेंड कर दीजिए ताकि आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम में शामिल कर सकूँ। आपका नंबर आ गया हुआ है कहानी का, वरना फिर रह जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ वो तमाम लोग जिनकी कहानी अभी तक शामिल नहीं हुई, एक तो वो वॉइस मैसेज भी दोबारा से सेंड कर दें और उसके नीचे स्टोरी या उर्दू में कहानी भी ज़रूर लिख दीजिए। सिर्फ वॉइस मैसेज नहीं भेजना, ये भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है। उर्दू में कहानी या इंग्लिश में STORY स्टोरी भी ज़रूर लिखना है ताकि मैं उसको फिर प्रोग्राम में शामिल करूँ। बाकी लोग भी जो नई कहानियाँ भेजना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की जुड़ी हुई कहानियाँ, मुझे वॉइस मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, लंबा सा कहानी रिकॉर्ड करें या लिख के भी भेज सकते हैं। और एंड पे आप लोगों ने भी इस शर्त को फॉलो करना है, उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी STORY लाजमी लिखना है। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 92, पाकिस्तान का कोड है, शुरू में प्लस लगता है या 00 आपके मुल्क में जो भी है, +92 31366 55500। मैं रिपीट करूंगा, +92 31366 55500। और इसको उर्दू में पढ़ेंगे 0092 जमा 923136655500। इस पर आप मुझे कहानी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हो जाएगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। कल इंशाल्लाह इसी के पार्ट 3 के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।